तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक। मतलब आज का जो टॉपिक था कि इंडियन मार्केट कैप हैज गॉन टू 3 ट्रिलियन लेवल। तो अभी आने वाले टाइम में क्या, व्हाट नेक्स्ट, बराबर यही सबका कंसर्न है आज की तारीख में। तो सबसे पहले मैं ये चीज को सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि कई सारे लोगों को शायद कभी कभार डिफिकल्टी होती है कि मिलियन में, बिलियन में और ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं। तो मिलियन में 6 जीरो आते हैं, बिलियन में 9 जीरो आते हैं और ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं। तो ये हुआ बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन का सिंप्लीफिकेशन। तो दूसरा पॉइंट है मार्केट कैप के बारे में सब जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का मीनिंग सिंपल चीज ये है कि कोई भी एक कंपनी है मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसके जितने भी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कॉस्ट। तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम कहते हैं मार्केट कैप। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है, दैट मार्केट कैप इज 231 लाख करोड़। मतलब 231 लाख करोड़, 231 लाख के पीछे 12 जीरो। ठीक है। तो अभी ये इतनी बुल रैली जो आ रही है, उसका रीजन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो उसके पीछे हो क्या रहा है वो समझते हैं। ये बुल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, ऐसा हो रहा है। सी देखिए पार्टिसिपेंट्स, आज का जो सेशन है वो इंटरेक्टिव रहेगा। आपका जो भी कंसर्न वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंसर्न। तो ये बुल मार्केट जो आपको दिख रहा है वो काफी अनस्टॉपेबल बुल मार्केट दिख रहा है आज की तारीख में। तो उसके पीछे के रीजन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दोस रीजंस। तो सबसे पहला फरवरी में राकेश झुनझुनवाला जी का ये स्टेटमेंट आया था कि भाई आने वाले 25 ईयर्स में इंडिया वुड बीट द चाइना। तो दिस कुड बी अ वन रीजन। अनदर रीजन, मॉर्गन स्टैनली का अप्रैल महीने में एक रिपोर्ट आया था कि इंडियन मार्केट कैप इज गोइंग टू बिकम डबल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स और इवन मोर देन दैट। तो दिस कुड बी अनदर रीजन। एक रीजन और ये भी है कि अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट, मतलब 12 दिन पहले ही रामदेव अग्रवाल जी, आप सब जानते होंगे, वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ है। उनका स्टेटमेंट था कि मार्केट सेंसेक्स जो है, जो आज आपको 50,000 या 52 के करीब करीब दिख रहा है, इट इज गोइंग टू टच 2 लाख डाउन द लाइन इन 10 ईयर्स और मे बी बाई 2030। तो ये सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं, तो उसका पीछे का रीजन क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले लेट अस गो बैक टू अ हिस्ट्री कि क्या हो रहा था। तो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सिचुएशन इज कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो मार्केट कैप है या तो सेंसेक्स है, वो ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बराबर। बट ये काफी मतलब एक इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा अधूरा सा लगता है, या तो गलत फ्रेम कर रहा है ये चीज। तो द ऑब्जेक्टिव इज दैट कि मार्केट कैप का जो ग्रोथ है वो टिल टाइम, या तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई, मतलब मार्केट खत्म हो चुका है और उसके अंदर दौरान ये उसका हाई हो गया, ऐसा होता है ऑल टाइम हाई का मीनिंग। बट अब तक का जो हाई है, दैट हाई इज दिस मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि 1995 में इंडिया का जो मार्केट कैप था, जो मार्केट की साइज थी, वो 3 लाख करोड़ की थी। 2005 में वो 30 लाख करोड़ की हो गई। तो सीधा 10 गुना मार्केट कैप बढ़ गया हमारा। 2005 से 15 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे यू कैन सी कि मार्केट कैप हमारा जो 30 लाख करोड़ का था वो सीधा 100 लाख करोड़ पे पहुंच गया। और 2015 के बाद आप देखेंगे तो 2018 में 150 लाख करोड़ हो गया मार्केट कैप। और रीसेंट मार्केट कैप इज 231 लाख करोड़, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये क्यों हो रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट्स कि मार्केट में इतनी तेजी क्यों आ रही है, मार्केट में क्या चीज हो रही है जो चेंज हो रही है, मार्केट में क्या ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। सो द पॉइंट इज, आप देखिए दिस इज निफ्टी चार्ट, मतलब निफ्टी का जो पीई है। तो पी थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाएगा, तो वो मैं पहले आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि व्हाट इज पी। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, बराबर। कोई भी कंपनी है, या तो सेंसेक्स की या तो निफ्टी की जितनी भी कंपनीज है, उसका पी रेशियो मतलब ओवरऑल प्राइस क्या है डिवाइड बाय ईपीएस।
तो वो जो नंबर आता है दैट नंबर्स गिव्स अस कि अगर आपको मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पी 20 का है तो मतलब 1 रुपए अगर प्रॉफिट कमाना है आपको तो यू आर रेडी टू पे 20 टाइम्स। और अगर पी 40 का है तो दैट मीन्स आप 1 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो आपको 40 गुना पैसा देना है। तो आप देखिए कि मार्च महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जहाँ पे रोल कर रहा हूँ कर्सर, कि मार्च महीने में निफ्टी का पी जो था ना वो 40 का था सर। और सडनली अप्रैल में आप देखिए कि ऐसा क्या चेंज हुआ, आप तो सोचेंगे कि मार्केट तो बढ़ रहा है बट पी क्यों इतना कम हो गया। ओके, और अभी आप देख रहे हो कि पी भी काफी कम दिख रहा है आपको, मतलब 28 के करीब करीब लेटेस्ट जो पी दिख रहा है निफ्टी का। तो वैसे ही सेम चीज सेंसेक्स के पी के साथ भी हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे हुआ है और क्या चेंज हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज चेंज हुआ है दैट चेंज इज, मैं आपके जो भी कंसर्न है डाउट है आई विल ट्राई टू गिव दोस आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। मुझे किसी ने अभी जस्ट पूछा तो मैं उनको एक आंसर दे देता हूँ उनको। उन्होंने मुझे पूछा कि जस्ट ये जो 231 लाख करोड़ है दैट मीन्स 3 ट्रिलियन, नहीं सर, 3 ट्रिलियन को आपको 73 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 3 ट्रिलियन डॉलर है। सो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 73 74 से आप मल्टीप्लाई करिए। सो 3 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाई 74 दैट गिव्स यू 231 लाख करोड़। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर योर डाउट। राजेश जी आपका ये सवाल था, ठीक है। तो अभी जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो चेंज क्या आया है, मेथोडोलॉजी में चेंज आया है। पी जो पहले कैलकुलेट होता था ना, वो पी ऐसे कैलकुलेट होता था कि सेंसेक्स की जो भी कंपनी है उस कंपनी का सिर्फ स्टैंड अलोन, मतलब आज मैं एक कंपनी हूं, मेरे अंडर में दूसरी मेरी 4 सब्सिडरी कंपनीज है, तो वो 4 सब्सिडरी कंपनी प्लस मैं होल्डिंग कंपनी सबका प्रॉफिट होता है। बट पी कैलकुलेशन में अप्रैल 2021 से पहले सिर्फ स्टैंड अलोन, मतलब जो मेन होल्डिंग कंपनी होती थी उसका ही अर्निंग्स ग्रोथ गिना जाता था, उसकी सब्सिडरी कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ नहीं गिना जाता था। तो व्हाट सेबी हैज चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 21, उन्होंने ये चेंज लाया है कि आज की तारीख में आपको अगर ईपीएस कैलकुलेट करना है तो आपको स्टैंड अलोन नहीं कंसोलिडेट बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाट हैज चेंज, तो आप देख सकते हो कि 31 मार्च को सेंसेक्स 49,500 का था और उस टाइम अर्निंग्स था कुछ 1400 रुपए का अर्निंग्स था। बट ये 3 महीने के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट करीब करीब 3000 पॉइंट बढ़ गया, तो मतलब 6% का रैली आया मार्केट में। साथ में अर्निंग्स आप देखिए, ड्यू टू दिस मेथोडोलॉजिकल चेंज अर्निंग्स भी कंपनी का जो पहले स्टैंड अलोन होता था वो कंसोलिडेट होकर सीधा 1600 पे आ गया। तो देर इज अ ग्रोथ ऑफ 13% इन द अर्निंग पर शेयर। तो उसकी वजह से आप पी देख सकते हैं। तो पी कैसे आता है कि सेंसेक्स डिवाइड बाई ईपीएस, तो वो उसका आंसर आपको आएगा 34 का पी। अभी आप नया जो ईपीएस आया है वो 1600 का आया है, तो इंडेक्स तो बढ़ गया है, इंडेक्स 6% से बढ़ा है, अर्निंग्स में 13% का ग्रोथ कंसोलिडेशन की वजह से आया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि सेंसेक्स डिवाइड बाय ईपीएस करेंगे आप, अभी जो लेटेस्ट 11 जून का आपको दिख रहा है, तो दैट गिव्स यू द पी ऑफ 32। मतलब पी में फॉल अगर आप देखेंगे तो 6% का फॉल है। तो दिस इज अ वन रीजन विच हैज मेड द मार्केट मोर इवन, मतलब चीपर बनाया है मार्केट ने, एक ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हमेशा हम मार्केट देखते हैं ना, तो मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मतलब मार्केट हमेशा, शेयर मार्केट जो है, मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि शेयर मार्केट, आप चैट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करिएगा कि शेयर मार्केट जो है वो इकोनॉमी चलेगी तो चलेगा कि शेयर मार्केट चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी। फर्स्ट ऑप्शन, शेयर मार्केट चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी कि इकोनॉमी चलेगी तो शेयर मार्केट चलेगा। तो आप आपके आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, मतलब इकोनॉमी चलेगी तो शेयर मार्केट चलेगा, आप सब जानते हैं ये बेसिक चीज। तो अभी देखिए कि व्हाट हैज चेंज ड्यूरिंग दिस टेन्योर। जो अर्निंग्स है ना, आप देखिएगा कि हमेशा हम मार्केट में देखते हैं तो फॉरवर्ड लुकिंग बेस पे देखते हैं, आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होने वाला है। तो आज मार्केट में जो भी फंड मैनेजर्स हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, उनका कंसेंसस ये बोल रहा है कि आने वाले एक साल में हमारा जो अर्निंग्स आज आपको 1600 दिख रहा है वो करीब करीब 2000 प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 27%। तो अगर मैं मार्केट को आने वाले एक साल से अर्निंग से अगर मैं डिस्काउंट करता हूं आज की तारीख में,
तो अगर मैं 52,500 डिवाइड बाई 2000 करता हूं तो आपका पी आएगा 25 का। और यही चीज अगर मैं 2 साल का अर्निंग्स आपको डिस्काउंट कर रहा हूं कि जहां पे, बिकॉज व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अ मार्केट वी वोंट बी इन्वेस्टिंग फॉर 1 ईयर और 2 इयर्स, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और मे बी 15 इयर्स। तो 2 साल का भी अर्निंग मैं आज डिस्काउंट कर रहा हूँ उस चीज में, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले दूसरे साल में भी अर्निंग्स ग्रोथ कुछ 20% प्लस रहने वाली है। तो जो ग्रोथ आपको ईपीएस अगले साल 2000 का है वो उससे आने वाले अगले साल के अंदर 2500 का हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका सेंसेक्स अगर मैं 52,500 डिवाइड बाई 2500 करता हूँ तो द रफली आंसर वुड बी 20 पी। तो आप देख सकते हैं कि मेथोडोलॉजिकली जो चेंज हुआ है उसकी वजह से पी 6% करेक्ट हुआ। अगर मैं 1 ईयर का फॉरवर्ड पी देखता हूं तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी हैज गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट 30%। और अगर मैं 2 साल का पी देखता हूं तो 2 साल का पी 60% फॉल हुआ है आज की तारीख में। सो दिस गिव्स द इम्पेटस, मतलब मार्केट को जो बढ़ने का रीजन एक चाहिए था, दिस इज वन ऑफ द रीजन वेर इन इसकी वजह से मार्केट आज की तारीख में आपको मोमेंटम दिख रहा है। बिकॉज आने वाले समय के हिसाब से अगर मैं डिस्काउंट करता हूँ मार्केट तो मार्केट मुझे काफी सस्ता दिख रहा है आज की तारीख में। व्हाट आर द अदर रीजंस, मतलब उसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक पोल रन करना चाहूंगा जिसमें मैं आपसे ये सवाल है मेरा कि सवाल आपसे मेरा ये है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने ये पोल रन किया है, तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। आप जिन्होंने भी ये इसमें दिया है तो मतलब I think I have got the answer almost everyone. No, people are trying to give their answers. Okay, fine. Let us wait 1 minute. क्या आपको लग रहा है कि there is a difference between uncertainty and risk? डिफरेंस है या नहीं है? 50% participants have answered the question. अभी भी 30 seconds बाकी है, प्लीज आपके आंसर दीजिए। There are many other people who are yet to answer. ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट इस नियरली सरप्राइजिंग है कि मतलब काफी सारे लोगों ने बोला कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस नहीं है। करीब करीब 60% लोगों ने बोला कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो मैं आपको सबसे पहले वो चीज क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। सी, अनसर्टेनिटी ऐसी चीज है कि जो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है दैट नोबडी कैन मेजर, मतलब उसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या हो सकता है, नोबडी कैन मेजर। रिस्क जो है वो आने वाले टाइम में कैसे मिटिगेट हो सकता है, या तो वी कैन कैलकुलेट दैट रिस्क। तो जहां पे द थिंग्स विच इज अनसर्टेन बट वी कैन कैलकुलेट, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिस्क। जहां पे अनसर्टेनिटी है बट वी कैन नॉट कैलकुलेट, तो दैट इज कॉल्ड प्योर अनसर्टेनिटी। तो लास्ट ईयर जब कोरोना हुआ तो वो कोरोना की जो इवेंट हुई अक्रॉस द ग्लोब, दैट वाज टोटली अनसर्टेन सिनेरियो, बिकॉज किसी को मालूम ही नहीं था, किसी ने कोरोना चीज क्या है वही पहले तो समझ नहीं आया, बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आया, WHO को भी थोड़ा बहुत उसमें हैंडल करने में दिक्कत हो गई। तो उस टाइम पे कोरोना की जो सिचुएशन था दैट वाज अनसर्टेन। बट नाउ व्हाट हैज चेंज्ड, अभी क्या चेंज हो रहा है? तो अभी कोरोना हैज बिकम अ नोन फैक्टर, मतलब कोरोना के कितने केसेस हुए हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो दैट रिस्क विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। मतलब हम अभी उसको मेजर कर सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसका एक सिंपल चीज है, आप सब जानते हैं कि अगर अभी भी कुछ, गॉड फॉरबिड अगर यहाँ से कुछ आगे ना होना चाहिए, बट अगर इनकेस मान लीजिए कि थर्ड वेव आता है, तो डू यू फील कि सरकार वापस लॉकडाउन लाएगी जो लास्ट ईयर लेके आई थी? चैट बॉक्स में आपके आंसर दीजिएगा प्लीज, कि आपको लग रहा है कि लॉकडाउन आ सकता है वापस? यस, ठीक है। तो काफी सारे लोगों, मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर कॉन्फिडेंट कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन नहीं आने वाला है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है इंडिया में आज की तारीख में करीब करीब 22 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और इंडिया में जो वैक्सीनेशन का जो सप्लाई है ना वो आने वाले टाइम में 21 करोड़ से लेके करीब करीब 23 करोड़ के बीच में रहने वाला है दिसंबर एंड तक।
सो उसको अगर मैं डेली डोजेस के अंदर मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ, तो वैक्सीनेशन में करीब करीब 50 लाख एवरेज वैक्सीनेशन डेली बेसिस पे होने वाला है आने वाले टाइम में। सो दिस गिव्स अस अ कंफर्टेबल सिचुएशन कि आने वाले टाइम में इन केस इफ देयर इज अ राइज इन द कोविड, तो ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव आने वाला है, दिस विल रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क, जो कि हम पिछले साल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बट इस साल हम उस रिस्क को कैटर करने के लिए कैपेबल धीरे धीरे होने वाले हैं। दूसरा रीजन क्या है? लेट अस सी द नेक्स्ट रीजन। द नेक्स्ट रीजन इज, आपने अखबारों में या तो टीवी पे भी काफी सुना होगा कि रॉबिनहुड इन्वेस्टर, मतलब रॉबिनहुड इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर्स है कि जो मार्केट में पहली बार आए हैं, मतलब लास्ट 1 ईयर में दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इनटू मार्केट, लास्ट 1 साल के अंदर ही आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड का जो एसेट ब्रेकअप है दिसंबर 2020 में आप देखेंगे, तो अगर मेरे 100 रुपए की एसेट्स है तो मेरे 100 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए ही मार्केट में लगता है, बाकी का 96 अदर एसेट्स में जाता है। और मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में भी प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूशन रहता है हाउस होल्ड का। बट आने वाले 10 साल के अंदर अगर ये इक्विटी एक्सपोजर जो 100 रुपए का अगर 4 रुपए है 100 रुपए में से, तो अगर ये 8 रुपए या 10 रुपए हो जाएगा, तो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इन द मार्केट। प्लस आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, कितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो आप देखिए पिछले 3 साल में एवरेज 2-3 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन होते थे इंडिया में, लास्ट 1 साल के अंदर करीब करीब 5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए। तो जिसकी वजह से जो नए इन्वेस्टर है वो आ रहे हैं मार्केट में और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में काफी सारे पैसे का फ्लो भी आ रहा है। साथ में आप देखिए कि व्हाट आर द अदर रीजंस, मतलब जो पहले के इन्वेस्टर थे वो तो मार्केट में पैसा लगा ही रहे हैं आज की तारीख में। तो आप देख सकते हैं कि एसआईपी फ्लो 8,800 करोड़ का एसआईपी फ्लो, पीएफ पीपीएफ, गवर्नमेंट ने भी पीपीएफ और पीएफ को बोल दिया है कि दे कैन कंट्रीब्यूट अप टू 15% ऑफ देयर कॉर्पस टू मार्केट। तो उससे भी करीब करीब 1100-1200 करोड़ का कॉर्पस मार्केट में लगने वाला है हर महीने। इंश्योरेंस में भी आप देखेंगे तो 1200 से 1300 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। प्लस एनपीएस एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जुड़ चुका है, काफी अच्छा है, वन कैन डेफिनेटली यूटिलाइज दिस ऑप्शन टू फॉर टैक्स बेनिफिट पर्सपेक्टिव। तो उससे भी करीब करीब 500-600 करोड़। तो ओवरऑल इन द मार्केट 11,600 से लेके 12,000 करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट में एवरी मंथ पंप इन होने वाला है। तो दिस इज द क्रिएटिंग रियली काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द मार्केट। तो जो मैं दिखा रहा था कि बुल मार्केट जो रैली आने वाली है वो अनस्टॉपेबल दिख रही है। तो वो अनस्टॉपेबल क्यों है? क्योंकि अगर मैं और आप शायद एसआईपी ना भी करें इन्वेस्टमेंट, फिर भी ये पैसा तो लगने ही वाला है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ आप और मैं ही इन्वेस्टर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट, और उन सबका पैसा भी मार्केट में आ ही रहा है। तो दिस इज व्हाट द बीइंग ड्रिवन, मार्केट में जो रैली आ रही है वो इसी वजह से चल रही है आज की तारीख में। दूसरा रीजन क्या है? कैपिटल मार्केट में भी आप देखेंगे ना, तो देयर इज अ गुड पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन, मतलब कैपिटल मार्केट यानी कि आईपीओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीओ, जहां पे फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का शेयर लॉन्चिंग हो रहा है। तो आप देखिए कि 2016 में रिटेल पार्टिसिपेशन वाज जस्ट 33%, और 19-20 में इट वाज 39% ओनली, दोनों साल सेम रहा। बट लास्ट ईयर इट वेंट अप टू 45। तो मतलब सीधा देयर वाज 6% का राइज आया, एंड दिस राइज वाज बिकॉज ऑफ दिस न्यू डीमैट अकाउंट बीइंग ओपन इनटू मार्केट, एज वेल एज आप देखिए कि जितने भी आईपीओ आए मार्केट में, आपने देखा होगा जितने भी मार्केट में आईपीओ आए, सॉरी, तो वो आईपीओ में आप देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा इसके अंदर, और रिटेल पार्टिसिपेशन को जो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट भी मिला, दैट वाज क्वाइट ह्यूज इन द नंबर्स। बट इससे होता क्या है कि जितने जितने आईपीओ आएंगे, तो शायद रिटेल पार्टिसिपेंट उतने उतने आईपीओ में सब्सक्राइब करने की ट्राई करेगा, और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स या तो नंबर ऑफ कंपनी वो बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे। तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट जो आज की तारीख में ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर है या तो नए इन्वेस्टर है, उन्होंने क्या देखा है मार्केट में, व्हाट दे हैव सीन, उन्होंने यही देखा है कि लास्ट 1 साल में मार्केट 26,000 का 52,000 हो गया। What they have not seen, or what even if they have seen but they have not experienced, वो चीज ये नहीं की है उन्होंने कि मतलब अगर मैं 2020 से पहले का 3 साल का सिनेरियो अगर देखूं,
तो वो 3 साल के सिनारियो में मार्केट 32,000 से लेके 37,000 के बीच में ही घूमता रहा था। तो देयर वर, और ऐसा सिनेरियो प्रीवियसली काफी सारे टाइम्स आए हैं। मतलब 2008 में भी हमने देखा था कि मार्केट 21,000 का हुआ था, फिर 9,000 हो गया, वापिस वो 21,000 पे आने के लिए मार्केट को करीब करीब 2 से 2.5 साल का टाइम लगा था। बट लकीली दिस टाइम मार्केट हैज रिकवर्ड एंड दीज आर द फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट। तो उसकी वजह से तो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स को व्हाई दे नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट द मार्केट, क्योंकि द रीजन इज दे हैवंट सीन द अर्लियर मार्केट ट्रेंड ऑफ द सेंसेक्स और मे बी द निफ्टी। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी 15 आईटी कंपनीज है उनका 52 वीक लो आप देखिए, और यही देख के ज्यादातर रॉबिनहुड इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कौन सी कंपनी ने कितने शॉर्ट टाइम में सबसे ज्यादा रिटर्न दे दिया तो उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं। बट उन्होंने क्या नहीं देखा है, जो काफी सीजन इन्वेस्टर्स है मार्केट में, उन्होंने ये देखा है जो पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीजें देखी है। मतलब आप अगर देखें तो जो स्टील कंपनी या मेटल कंपनी जिसने लास्ट 1 साल में 200 250 500% रिटर्न दिया, बट उसका अगर आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो दैट 10 ईयर परफॉर्मेंस नॉट इवन, मतलब ये सीएजीआर नहीं है सर, कंपाउंडिंग नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट रिटर्न। तो सीएजीआर उनका 10% से भी काफी कम है। तो जो कि मतलब शायद वो प्रीफर करेंगे तो उससे अच्छा तो हमने एफडी में लगाया होता तो इट वुड हैव बीन द बेटर केस, बट दैट इज नॉट द केस गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी और क्या सिचुएशन चेंज होने वाली है, तो यहाँ पे एक और चीज मैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप देखिए कि ये जो मैं अभी 3 एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, दीज आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज 10 years और 15 years और 20 years बैक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। और ये देख के उस टाइम पे भी काफी लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था। बट आज ये जो कंपनी है वो काफी बुरी तरह पीट चुकी है, और ये पीटी हुई कंपनी में जो सबसे ज्यादा मार खाया हुआ है, जिसकी स्टॉक वैल्यू एक जमाने में 400-500 रुपए थी, आज 3 रुपए 4 रुपए हो गई है। कैन यू गैस विच विच इज दिस कंपनी इज, मतलब कोई बताएगा कि ये कौन सी कंपनी है, विच कंपनी इज दिस, कि जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन आप देखिए डीआईआई और एफआईआई अपना स्टेक ऑलरेडी बेच चुके हैं ज्यादातर प्रोपोर्शन, और सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जिसका है वो किसका है, रिटेल पार्टिसिपेशन का, और वो किन का है, मतलब एनीबॉडी कैन गेस। हाँ, ओके, ये गैस वर्क जो है, तो दिस इज, मैं आपको बताता हूँ कौन सी कंपनी है, दिस इज आरकॉम। मतलब एक जमाने में वो टॉप 10 कंपनी हुआ करती थी, आज की तारीख में इट इज नॉट अ टॉप 10 कंपनी, और उसका स्टॉक आज की तारीख में 4 या 5 रुपए पे अवेलेबल है मार्केट में, और जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल पार्टिसिपेंट का है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ जिसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में काफी इन्वेस्टर ने दे दिया है, एंड दैट सेकंड आंसर इज सुजलॉन। वहां पे भी आप देखिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। एंड तीसरा द लेटेस्ट वन, एनी गेस? थर्ड के लिए कोई अपना आंसर देना चाहेगा? सो द आंसर इज यस बैंक, जो आई थिंक काफी सारे इन्वेस्टर 500 रुपए से लेके 5 रुपए के बीच में एवरेजिंग कर रहे हैं, और आज भी वो पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। बट सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आईपीओ आते जाएंगे, जो कंपनी पहले टॉप 10 या टॉप 25 या टॉप 30 में हुआ करती थी वो बदलती जाएगी। बट एक बार आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो शायद एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस कंपनीज, बिकॉज वहां पे आपका सेंटीमेंट अटैच हो जाता है कि मैंने ये कंपनी दे दी है। शायद यू फील दैट यू हैव मैरिड टू दो स्टॉक्स, मतलब आप ये भी फील करेंगे कि मैंने शादी कर ली है, तो आप उसमें होगा क्या कि आप वही स्टॉक्स में कंटिन्यू करेंगे। और इसके विपरीत अगर मैं आपको इंडिया की टॉप 10 आज की जो अच्छी कंपनीज है, बराबर, जहाँ पे रिलायंस है, टीसीएस है, एचयूएल है, उसमें मैं अगर रिटेल पार्टिसिपेशन का जो प्रपोर्शन दिखाऊंगा तो इट इज हार्डली 10 to 12%। तो दिक्कत कहाँ पे होती है कि ये ऐसे सारे स्टॉक्स मार्केट में आपको एग्जिट होने में काफी डिफिकल्टीज फेस कराते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आप बोलेंगे चलिए सर मैं तो ये 3-4 कंपनी छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, आई विल इन्वेस्ट ओनली इन दोस 10 कंपनीज कि जियो इंडिया की जब इंडियन कैप मार्केट कैप $1 ट्रिलियन का हुआ था उस टाइम पे जो टॉप 10 कंपनी थी मैंने वो ली है। तो आप देखिए उस टाइम पे जो टॉप 10 कंपनीज थी वो कौन सी है, अभी आप देखिए कि जैसे ही
अनदर 2 ट्रिलियन मार्केट हो गया 10 साल के अंदर, आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट रिलायंस देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच हैज गॉट चेंज्ड इन द सेकंड 2 ट्रिलियन मार्केट कैप। काफी सारी अच्छी कंपनीज थी, आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी नंबर 2 पे थी, वो 10 पे आ गई। एनटीपीसी आपको दिख ही नहीं रहा है सिनेरियो के अंदर, आरकॉम वहां पे दिख ही नहीं रहा है आपको, विप्रो भी नहीं दिख रहा है आपको। एसबीआई जो टॉप 10 पे था वो एसबीआई टॉप 5 या 6 में आ चुका है। तो दिस इज हाउ द टॉप 10 कंपनीज ऑल्सो बिहेव, ऐसे ही उनका बिहेवियर। और दिस इज द लेटेस्ट केस सिनेरियो कि जहां पे आपको दिख रहा है कि थर्ड केस आप देखिए, आज भी नई टॉप 10 कंपनीज जो है वो पूरी चेंज हो चुकी है। तो सरप्राइजिंगली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद आप में से एक दो लोग ये आंसर जानते हैं जिनके साथ मेरा बात ऑलरेडी हो चुका है, बट काफी सारे जिन्होंने ये सवाल नहीं मालूम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1979 में सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज थी, आज भी सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, बट उस टाइम पे जो 30 कंपनीज थी उसमें से कितनी कंपनी आज सेंसेक्स में अवेलेबल है? एनी रफ आइडिया कि उस टाइम पे जो 30 कंपनी थी आज भी आपको सेंसेक्स में वो 30 में से कितनी दिखेगी? रफ आइडिया, आपका आंसर मैं जानना चाहूंगा, मतलब क्वांटिटी में 5, 10, 15, 20, कुछ भी। दूसरे पार्टिसिपेंट को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, काफी सारे ने आंसर दिया। सो द आंसर इज ओके, ग्रेट ग्रेट। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने उनका आंसर दिया है, बट नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दैट only three companies are there in the index today which used to be there in 1979, और वो तीन कंपनी है रिलायंस, एचयूएल एंड टाटा मोटर्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, दिस माइट बी अ सिनेरियो के वेर इन यू वोंट बी एबल टू मेक दैट डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, बिकॉज आने वाले 10 साल में शायद आपको आज ये जो टॉप 10 कंपनी दिख रही है वो आने वाले 10 साल में शायद ये टॉप 10 कंपनी ना रहे, और दूसरी कोई कंपनीज, फिनटेक कंपनीज या कोई भी एनीथिंग विच कैन कम इन द टॉप 10 मार्केट एंड दे कैन क्रिएट अ वंडर फॉर द इन्वेस्टर्स। बट आप क्या करेंगे? आप इन्हीं 10 या 15 स्टॉक्स के साथ अगर शादी कर लेंगे और इनको फ्यूचर में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना आज मिल रहा है, और आपने भी देखा कि फ्यूचर में देयर वर मेनी कंपनीज who used to be a good company, now they are not a good company। तो आपको दिक्कत क्या हो सकती है कि एज अ इंडिविजुअल व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, आप वो स्टॉक्स के साथ कभी भी एग्जिट होने का प्रोविजन नहीं रखते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड आप में, मतलब मेरे में और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या तो आप में, तीनों में व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, मतलब इन्वेस्टमेंट करने में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है कि फंड मैनेजर का प्रोफाइल ये है कि वो आपके स्टॉक्स में जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहा है ना, उसको निकाल के दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। तो वो अगर कोई स्टॉक्स 50% टूटा भी है ना, तो ही वुड डेयर दैट टू रिडीम दैट पोजीशन, और वहां से जाके वो कुछ अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। बट जैसे मैंने आपको दिखाया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में पीटी हुई कंपनीज के किसके शेयर होल्डिंग ज्यादा है, तो यू कैन इमेजिन कि वहां पे कौन बचा है आज की तारीख में। तो दैट इज द रीजन कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, और जिससे आपको आने वाले टाइम में काफी बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट चीज, दूसरा मार्केट को मतलब जज करने का वॉरेन बफेट का एक मार्केट पैरामीटर है, दैट पैरामीटर इज कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। कई सारे लोग, अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहता हूं, तो एक सिंपल बात यह है कि मान लीजिए कि मार्केट कैप मतलब मार्केट की साइज वो भी 100 रुपए है और जीडीपी की साइज वो भी 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मार्केट कैप 100 रुपए से कम है तो दैट मीन्स मार्केट सस्ता हुआ, और अगर मार्केट कैप 100 रुपए से ज्यादा है तो मार्केट इज ओवर वैल्यूड। दिस इज हाउ दिस डेटा इज इंटरप्रिटेड, मतलब इस तरीके से इसका अर्थघटन होता है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का जो एवरेज है लास्ट 15-20 साल का जो एवरेज है, दैट एवरेज इज अराउंड 79। मतलब अगर 100 रुपए जीडीपी है तो 80 रुपए का मार्केट हो सकता है, दैट वुड बी अ फेयर वैल्यूएशन। बट अगर ये चीज उससे ऊपर है तो दैट मीन्स देयर कुड बी अ सिनेरियो वेरिन कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है।
बराबर। तो आज के तारीख में व्हाट इज द सिनेरियो, तो दिस इज द लेटेस्ट डेटा, मतलब शायद 1 महीने पुराना होगा ये। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं तो इट इज 134%। मतलब वर्ल्ड की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो वर्ल्ड का मार्केट साइज 134 है। अगर हांगकांग का मैं देखूं तो 100 रुपए जीडीपी है तो मार्केट कैप 1900 है। ताइवान का 100 रुपए जीडीपी है तो मार्केट कैप 560 है। तो आप देख सकते हैं कि दिस सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज फॉर इंडियन मार्केट ऑल्सो, कि जो लोग ये मानते हैं कि वॉरेन बफेट जी का जो ये पैरामीटर है मार्केट को कैलकुलेट करने में, मार्केट को गेज करने के लिए, तो ये सिनेरियो भी आने वाले टाइम में चेंज होने वाला है दोस्तों। और उसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज गोइंग टू चेंज? उसका सिंपल रीजन, आप ये यूएस का मार्केट कैप देख सकते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 222% है। डू यू नो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज बीन 222%? कोई रफ गैस मुझे बता सकता है कि क्या रीजन है यूएस का मार्केट कैप क्यों इतना ज्यादा है, और हांगकांग का मार्केट कैप तो मतलब वर्ल्ड में जो ओवरऑल एवरेज है उससे भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। एनी रफ गैस? चैट बॉक्स में आपका आंसर मैं चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं ही उसका आंसर दे देता हूँ। बिकॉज आपको पता होगा, एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया की कितनी कंपनी है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? एनी गेस? ओके, इंडिया की 5 मार्केट जो 5 कंपनी है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बट डू यू नो चाइना की कितनी कंपनी यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? चाइना की ऑलमोस्ट 247 कंपनीज आर लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। सो दैट इज द रीजन कि वो मार्केट साइज ही उतनी बड़ी है, क्योंकि दूसरे कंट्री का कंपनी भी उसके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो दैट इज द रीजन मार्केट कैप है इज क्वाइट ह्यूज कंपेयर टू द जीडीपी। तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी यही सिनेरियो आने वाला है। उसका रीजन क्या है आप देखिए, द रीजन इज, आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर यू कैन सी दीज आर द आईपीओस विच आर गोइंग टू कम इनटू द इंडियन मार्केट, और उसमें से भी एवरीवन इज वेटिंग फॉर द आईपीओ ऑफ एलआईसी, बिकॉज दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ का आईपीओ होने वाला है। तो इंडिया का मार्केट साइज जो आज 231 है वो इसका 1 लाख का आएगा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। बट जीडीपी उतने टाइम में शायद उतना नहीं बढ़ेगी, बट ये शायद मार्केट कैप आपका इजीली बढ़ जाएगा। वैसे ही लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर विच आर गोइंग टू कम इनटू मार्केट, और इसकी वजह से आपका मार्केट कैप जो है वो आने वाले टाइम में, जो आज का जो पैमाना है कि जहां पे आप 80% पे फेयर वैल्यूएशन गिनते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। मतलब पेटीएम भी आ रहा है, पेटीएम इट्स अ डिजिटल पेमेंट कंपनी, तो पेटीएम का आईपीओ भी अब तक की जितनी कंपनी आ चुकी है उसमें इट इज गोइंग टू बी बिगेस्ट वन। मतलब 22,000 करोड़ का आईपीओ दे आर प्लानिंग, and probably by October end or maybe November end they are going to come out in the market. So all these companies which I have mentioned over here, they are going to come to the market and they are going to increase the market cap. तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का मार्केट कैप भी आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है, और जो मार्केट कैप टू जीडीपी का पैमाना आप आज देख रहे हैं वो शायद आने वाले टाइम में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप सबको सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो मार्केट कैप है स्टॉक एक्सचेंज में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, शेयर है? आप देख सकते हैं यूएस मार्केट हैज द हाईएस्ट शेयर इन द ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट कैप, $47 ट्रिलियन का है। चाइना $11 ट्रिलियन, हांगकांग 7, 6, जापान 6.7 और रिमेनिंग 3.3 समथिंग है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर इंडियन मार्केट कैप विल बीट कनाडा, फ्रांस एंड यूके मार्केट कैप? तो आप सबके आंसर में यहाँ पे चाहूंगा। तो मैंने ये पोल रन किया है, तो आई होप यू ऑल वुड आंसर फॉर दिस पोल। क्या इंडिया आने वाले 1 साल के अंदर, जो आज की तारीख में टॉप 8 लार्जेस्ट मार्केट कैप है इन द वर्ल्ड, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बिकम अ top 3 or 5 market cap in the coming years? Yes, अब तक मुझे 50% लोगों ने आंसर दिया है, बट 50% लोगों का आंसर आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90% पीपल बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो डेफिनेटली हम
आने वाले टाइम के अंदर ये सिनेरियो आने ही वाला है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि हर 500 मतलब जो बिलियन मार्केट कैप होता है वो कितने दिन के अंदर कवर होता गया, और कितने दिन के अंदर मार्केट ने, जब इंडियन इकोनॉमी 250 बिलियन की थी वहां से आज 3 ट्रिलियन होने में कितना समय हमको लगा। तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 6375 दिन लगाए। और आने वाले टाइम में ये सिनेरियो जैसे आप सबने बताया कि ये चेंज होने ही वाला है। तो इंडिया 8 लार्जेस्ट मार्केट कैप में से टॉप 5 में आ जाएगा। तो वहां पे व्हाट आर द की ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स, वैक्सीनेशन ड्राइवर इज वन ऑफ देम। दूसरा, कोरोना के केसेस काफी कम हो रहे हैं। तीसरा, काफी सारे पैसे मार्केट में 11 से 12 हजार करोड़ इन्वेस्ट हो रहे हैं। सो दीज आर द रीजन विच इज ड्राइविंग द मार्केट, एंड आने वाले टाइम में भी वही चीज ड्राइव होने वाली है। उसके साथ में these are the 8-9 factors which I am going to share with you कि ये इसकी वजह से इंडियन मार्केट को क्या बेनिफिट होने वाला है वो समझते हैं। तो ई टॉयलेट, शायद आपको सुन के थोड़ी हंसी आए, बट ई टॉयलेट इंडस्ट्री आज की तारीख में 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, एंड इट इज ग्रोइंग एट अराउंड 15-16%, जो कि आने वाले 5 साल के अंदर 4.5 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ की होने वाली है। ई टॉयलेट इंडस्ट्री 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री, एक है सर्कुलर सैनिटेशन एंड द अदर वन इज डिजिटल सैनिटेशन। सर्कुलर सैनिटेशन का मतलब क्या है कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है ना, उसमें से वो लोग मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या दूसरी काफी सारी चीजें जो एनर्जी के लिए रिलेटेड है उसमें वो लोग आएंगे। तो आप भी देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। मतलब आज की तारीख में मैं अगर देखूं कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में जो है वो कोल का है, थर्मल पावर का है, और वो करीब करीब आज की तारीख में 60% है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, विंड पावर या है सोलर पावर, उसका जस्ट 5 या 10% कंट्रीब्यूशन है। बट आने वाले टाइम में दैट कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू समवेयर अराउंड 74% इन नेक्स्ट 10 years. So that is why this factor is contributing towards the GDP of the इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, जनधन अकाउंट सबको मालूम है, करीब करीब 42 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए, जिसमें 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ मार्केट में। प्लस कि आज की तारीख में आप सबको मालूम है 20 साल पहले या 25 साल पहले जब गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती थी तो 100 रुपए में से एंड यूजर तक आते आते वो 15 हो जाती थी, तो बीच में 85 निकल जाता था। आज की तारीख में वो सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। कितना चेंज हुआ है दैट वी डोंट नो, बट वो चेंज डेफिनेटली हो रहा है। द रीजन इज काफी सारे लोगों को बेनिफिट जो है वो सीधा उनके अकाउंट में मिल रहा है ड्यू टू अदर लिंकिंग विद देयर जनधन अकाउंट। बराबर। आज की तारीख में फार्मर्स का भी अगर मैं सिचुएशन देखूं तो फार्मर्स आर गेटिंग 6,000 रुपीज पर एनम फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। जीएसटी 1,41,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में हुआ था, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज डाउन द लाइन इन द टाइम फ्रेम। मेक इन इंडिया, मतलब 20 साल में अगर मैं बोलूं तो 520 बिलियन डॉलर का एफडीआई इंडिया में आया है, जिसमें से उसका 10% तो लास्ट 1 साल में ही आया है। और उसमें कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो गूगल इज कंट्रीब्यूटिंग, मतलब 10 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन गूगल का आने वाला है इंडिया में। 5 बिलियन प्लस डॉलर का कंट्रीब्यूशन अमेजोन का आने वाला है, एंड देयर आर मेनी अदर कंपनीज, इवन सिंगापुर, मॉरिशस, वहां से भी काफी सारे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है। एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इनटू मेक इन इंडिया कैंपेन, या तो इंडिया में क्यों एफडीआई ज्यादा आ रही है? उसका रीजन है 1+ थियरी। बिकॉज अब तक क्या हुआ है, जो भी प्रोडक्शन या जो भी चीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब आज की तारीख में चाइना है, बट ड्यू टू दिस कोरोना इवेंट हर कोई ये चाहता है कि वी वुड बी वी शुड हैव एटलीस्ट 1+ सिनेरियो, कि जहां पे हमारा टोटल डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ना हो, और उसके लिए वी आर फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सो जहां पे इंडिया कुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ दैट 1+ थियरी। हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर 14 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, वो भी अगले आने वाले 5 साल में करीब करीब 28 लाख करोड़ का हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने बजट में पढ़ा ही होगा, 100 एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 5 years। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी आपने जाना है, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में काफी कम हो गया है, जो 30% था वो 22 हो गया। एंड दोज हु हैव एस्टैब्लिश देयर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो उनके लिए 25% वाला जो टैक्स था वो सीधा 15% पे आ गया। सो दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू अ मेक इन इंडिया कैंपेन।
बराबर। दूसरा नल से जल, ये भी आपको शायद लगेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, बट ये दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द रूरल इकोनॉमी आल्सो। मतलब ये जो नल से जल कैंपेन जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। तो उससे पहले इंडिया में 20 करोड़ का हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास टैप से पानी आता था। बट अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में 2019 ऑनवर्ड्स करीब करीब 4 करोड़ हाउस होल्ड आर एबल टू गेट द वाटर थ्रू टैप। और जो बाकी का 12 करोड़ का जो गैप है वो सरकार का टारगेट है कि 2025 तक उसको अचीव करेंगे। वो अचीव हो भी सकता है और अचीव होने में शायद उसको और टाइम भी लग सकता है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द डिस्ट्रप्टिव पार्ट ऑफ दिस सिनेरियो इज डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे ना, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन 2014 में इंडिया में जितना भी पेमेंट होता था उसमें 78% कॉन्ट्रीब्यूशन चेक क्लियरिंग की वजह से होता था। और उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट वाज जस्ट 6% ऑफ द टोटल ओवरऑल पेमेंट सिस्टम। बट टुडे द सिनेरियो हैज एक्जैक्टली चेंज, मतलब डिजिटल पेमेंट हैज बिकम 56% कंट्रीब्यूशन। और जो नॉर्मल क्लियरिंग था दैट सिनेरियो हैज गॉन डाउन टू 33%। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट, शायद आपको पता भी होगा, मतलब लास्ट ईयर जितने भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए कंपैरेटिवली चाइना से इंडिया में ज्यादा हुए हैं। सो दिस थिंग्स यू कैन इवन गूगल ऑल्सो। दूसरी चीज कि जो नई पेटीएम मतलब फिनटेक कंपनीज आ रही है, तो इंडिया की जो टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, आज उसके पास करीब करीब 20-25 करोड़ कस्टमर है। बट फोन पे और पेटीएम, उन दोनों का अगर मैं क्लाइंट बेस देखूं ना, तो दैट क्लाइंट बेस हैज रीच टू समवेयर अराउंड 56 करोड़ क्लाइंट्स। मतलब पैसा ट्रांसफर होना, पैसे का बेनिफिट लेना इतना इजी हो चुका है आने वाले टाइम में, और हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फिनटेक कंपनीज। बट उसमें भी इंडियन कंपनी, मतलब जो एसबीआई है, एसबीआई का क्लाइंट बेस, अकेले एसबीआई का क्लाइंट बेस 44 करोड़ का है। और उसमें अगर मैं 2-3 और पीएसयू बैंक्स को ऐड करूं, विच लीड्स टू समवेयर अराउंड 70 करोड़ का क्लाइंट बेस है उनका। तो ये फिनटेक कंपनीज काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने अपना क्लाइंट बेस 35 करोड़ से लेके 56 करोड़ तक का क्लाइंट बेस उन्होंने बना लिया है। दीज आर द ड्राइवर्स। दूसरा, द बिगेस्ट एडवांटेज, मतलब वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड उसमें भी आप देखेंगे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन 20 साल से कम का है, एंड 85% पॉपुलेशन इज लेस देन 50। तो दिस आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू ड्राइव द मार्केट। और इसकी वजह से मार्केट में आने वाले टाइम में काफी, क्योंकि यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा कि एंड यूजर जो है आज की तारीख में इंडिया में, अगर मैं आपको बताऊं कि एसी का पेनिट्रेशन पॉपुलेशन वाइज इट इज जस्ट हार्डली 5%। मतलब ओवरऑल इंडिया का जो पॉपुलेशन है, राजेश जी मैं आपको आंसर देता हूं कि थर्ड वेव, देखिए सर वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वी आर नॉट द एक्सपर्ट, इवन डब्ल्यूएचओ भी उस चीज को प्रिडिक्ट करने में इतना समर्थ नहीं है। तो मैं तो डेफिनेटली नहीं हूं। तो इट मे कम और इट मे नॉट कम सर। दूसरी बात कि जैसे मैं बता रहा था कि एसी का पेनिट्रेशन इंडिया में 5% लोगों के पास सिर्फ एसी है आज की तारीख में। तो ये जो यंग पॉपुलेशन आपको दिख रहा है, जो कि आने वाले टाइम में अपना दे वुड गेट इनटू अ जॉब, दे वुड गेट इनटू अ बिजनेस, जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो कंजम्पशन व्हाइट कॉलर गुड्स जिसको बोलते हैं, मतलब इवन इफ आई टॉक अबाउट वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन 8% है, रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो करीब करीब 12-13% है। स्मार्ट टीवी का अगर पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 65%। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है विच इज गोइंग टू ड्राइव द कंजम्पशन स्टोरी ऑफ इंडियन मार्केट। तो वो बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में जीडीपी के अंदर दिखेगा। और इसीलिए आप देखिए कि जिस टाइम पे यूएस का जो मार्केट मतलब जीडीपी था वो 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुआ तो 10 साल लगे उसको। चाइना को तो सिर्फ 5 साल ही लगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम उनका जो इंडेक्स था, दैट इंडेक्स ग्रू बाय 17 to 28%। तो डोंट यू थिंक सो कि अगर आने वाले 10 साल में इंडिया भी इसी ग्रोथ रेट से अगर बढ़ेगा तो वेयर कुड बी आवर मार्केट। तो the next story is the India is the ultimate next $1 trillion opportunity। तो आप देखिए कि पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए हमको 58 इयर्स लगे। उसके बाद दूसरा ट्रिलियन होने के लिए हमको सिर्फ 7 साल लगे। मतलब तीसरा 1 ट्रिलियन ऐड होने के लिए हमको 7 से 8 साल लगे। चौथा ट्रिलियन होने के लिए शायद हमको 3 या 4 साल ही लगेंगे, और पांचवा ट्रिलियन ऐड होने के लिए 3 to 4 इयर्स लगेंगे।
तो इसमें ये लैगिंग सिनेरियो हो सकता है कि शायद जो प्रिडिक्शन हुआ है या जो फोरकास्टिंग हुआ है वो शायद 2 साल या 3 साल या 4 साल डिले हो जाए, बट इट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज फॉर श्योर। एंड इसीलिए मैं आपको जो रामदेव जी ने जो स्टेटमेंट दिया था 12 दिन पहले कि इंडिया का मार्केट 2 लाख पे पहुंचेगा, सेंसेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स, 2 लाख पे पहुंचेगा, तो उसका रीजन क्या है, व्हाई ही हैज सेड दैट, उसके पीछे व्हाट इज द लॉजिकल रीजन, मतलब कैलकुलेशन कैसे हो सकता है उसका। तो द रीजन इज कि आने वाले टाइम में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 7 या 8% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन 5%, तो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट अराउंड 12 to 13% फॉर नेक्स्ट डिकेड। और उसके अंदर अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी अच्छा करेगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, जो हमने देखा ही ऑलरेडी, दैट इज व्हाई वी से दैट मार्केट्स आर स्लेव टू द अर्निंग्स। तो 15% सीएजीआर अर्निंग्स आने ही वाला है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर, तो जिसकी वजह से अगर आज कोई भी चीज 15% से ग्रो हो रही है तो दैट विल बिकम 4x इन डाउन द लाइन इन 10 years। सो अगर आज मार्केट 50,000 का है तो वो अगर 4x बढ़ेगा, अगर अर्निंग्स 4x बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली मार्केट इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो बाय 4x। सो दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि मार्केट यहाँ से 2 लाख हो सकता है। सो दीज आर द टेक्निकल रीजन, फंडामेंटल रीजन, दैट इज व्हाई पीपल से दैट कि मार्केट यहाँ से आने वाले टाइम में 2 लाख पहुंच सकता है। तो इसीलिए अगर आपको फिर भी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि किसी ने अगर किसी के साथ अगर मान लीजिए कि मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, तो पहला प्यार सबको बहुत ज्यादा याद रहता है। तो एफडी जो है ना वो आपका सबका शायद पहला प्यार हो सकता है, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू लव एफडी एंड दे यूज्ड टू डू इन्वेस्टमेंट इन एफडी, बिकॉज एफडी एक जमाने में आपको 10-12% रिटर्न देती थी। 10 साल पहले वो 7-8 साल मतलब 8-9% दे रही थी रिटर्न, और आज की तारीख में एफडी हैज कम डाउन टू जस्ट 5%। और आने वाले टाइम में आप सब भी जानते ही है, मतलब कि मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में एफडी के रेट बढ़ेंगे या कम होने वाले हैं? कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स? Okay, so it is going to go down only, everyone predicts the same. Okay, so तो उसका ये सिंपल फॉर्मूला है कि मेरा पैसा डबल कब होगा। तो डबल होने के लिए अगर मेरा एफडी इज गिविंग मी 4%, माई मनी इज गोइंग टू गेट डबल इन 18 years। सो अब भी अगर आपको डाउट है, अब भी आपको लग रहा है कि मार्केट काफी बढ़ चुका है, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, एक्चुअली इट इज स्टिल टाइम हाई, तो मुझे करना क्या चाहिए? तो आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा, मतलब जो एड भी आ रहा है, कैंपेन भी चल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो सही है का रीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में बेस्ट ऑप्शन और जो एडवांटेज है हमको आने वाले टाइम में मिल रहा है और मिलेगा भी। तो रीजन इज कि जो चीज हम एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आने वाले जितने आईपीओ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि दोस्त कंपनी वुड गेट फेल, बराबर। बट म्यूचुअल फंड में भी वो जो कंपनी प्रीवियसली फेल हुई थी वो उनमें भी थी उस टाइम पे, बट फंड मैनेजर्स हैव रिड्यूस देयर एक्सपोजर एंड कट डाउन देयर एक्सपोजर टू। तो उसमें आप देख सकते हैं कि दैट इज व्हाई म्यूचुअल फंड सही है, इज मच बेटर ऑप्शन फॉर एनी इन्वेस्टर। डायरेक्ट इक्विटी करना सबको आसान लगता है, बट उसको मैनेज करना आने वाले टाइम में, और पहले भी वो डिफिकल्ट रहा है, आने वाले टाइम में भी वो डिफिकल्ट रहेगा। द रीजन इज कि मार्केट में जो फंड मैनेजर है उनके पास जो एक्सपर्टीज है, जब भी हम सर डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर को हमको सब कुछ बताना पड़ता है कि सर वी हैव दिस मच प्रॉब्लम, तभी डॉक्टर वुड बी एबल टू गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन। हम डॉक्टर से जितना छुपाएंगे वो ही वोंट बी एबल टू गिव यू द प्रॉपर डायग्नोसिस और मेडिसिन। तो सेम चीज इक्विटी में भी वही है कि इक्विटी में आप ले तो लेंगे एक बार चीज, मार्केट में सब कुछ डेटा अवेलेबल है, जितना डेटा चाहिए वो भी अवेलेबल है, नहीं चाहिए वो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर कर तो लेंगे, बट एग्जिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप मतलब खुद जानते ही है डेफिनेटली। दूसरी चीज कि सबको ये होता है कि भाई आई वुड इन्वेस्ट इन पीएमएस। तो पीएमएस में क्या है, पीएमएस अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी देखूं तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका ही पीएमएस में देखूं, दोनों का कंपैरिजन करूं, तो ज्यादातर केसेस में म्यूचुअल फंड हैव डन बेटर थिंग एक्चुअली। और पीएमएस में क्या है कि देयर यू वुड रिक्वायर अ मोर कंट्रीब्यूशन आल्सो, मतलब पीएमएस का टिकट साइज ही आज 50 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस का हो चुका है। तो सो इट इज नॉट अ एवरीवन्स कप ऑफ टी एक्चुअली।
तो करना क्या चाहिए आपको? तो करना एक ही रास्ता है सर, आप लमसम इन्वेस्ट करिए। और लमसम में भी यदि आपको डर लग रहा है तो डेफिनेटली आई एम डूइंग विद ऑल माय इन्वेस्टर कि हम स्टैगर्ड मैनर में मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे जो भी मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो आने वाले 6 या 8 महीने या 12 महीने के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। और एसआईपी तो ऑलवेज इट हैज बीन अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एवरी इन्वेस्टर, बराबर। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि एफडी टैक्सेबल है, but there are a lot of other products which are available in the market which are giving you guaranteed investments also। तो जहां पे किसी का कंसर्न ये भी होता है कि मुझे एक तो वेल्थ क्रिएट करनी होती है, और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि मेरे पास ऑलरेडी वेल्थ है, मुझे उसको प्रिजर्व करना है। तो जिनको वेल्थ प्रिजर्व करना है वो एफडी से डेफिनेटली यहाँ पे गारंटीड इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट में आ सकते हैं, कि जहां पे आपको 10 साल के बाद या 12 साल 15 साल के बाद टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकता है। तो ये सब पॉइंट जानने के बाद इफ यू आर रेडी, मतलब मैं आपसे पोल रन करता हूं अभी एक, जिसका आंसर मैं आप सबसे चाहूंगा कि आर यू गाइज रेडी टू रन पार्टिसिपेट द लॉन्ग बुल रन मार्केट ऑफ इंडिया? तो क्या आप सब पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? आने वाले 10 साल का जो बुल रन है इंडिया का, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ऑलमोस्ट एवरी पार्टिसिपेंट हैव गिवन मी द आंसर से यस। तो दोस्तों आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? तो इसी चीज के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट कैन हैपन इन द डाउन द लाइन, तो अगर आज आपका एस आई पी 50,000 का एस आई पी है, और अगर मार्केट 8% से भी बढ़ता है, तो आपका कॉर्पस रफली 90 लाख हो जाएगा। अगर आज आपका एस आई पी 50,000 का है और मार्केट 10% से बढ़ता है, तो आपका कॉर्पस 1 CR हो जाएगा। अगर वो 12% से बढ़ेगा तो 1.12 होगा, 15% से बढ़ेगा तो वो 1.31 होगा। और 12-15% की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रीवियसली वी हैव सीन दैट मार्केट हैज गॉन थ्रू इन सच अ सिनेरियो वेयर इट हैज ग्रो बाय 15% ऑल्सो। और अगर वो 17% से ग्रो हो रहा है तो आपका कॉर्पस 1.4x भी हो सकता है, उसके 1.4 CR हो सकता है। और दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि मेरा ऑलरेडी 50,000 का एसआईपी चल रहा है, तो वो उनका एसआईपी अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ से एसआईपी अमाउंट मेरा डबल भी कर दूं ना, बट मेरा जो फाइनल टारगेट कॉर्पस है ना, मैं एसआईपी अमाउंट मेरा डबल होगा, बट मेरा फाइनल टारगेट जो कॉर्पस है ना, दैट वुड ग्रो बाय 4x। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फिर भी अगर आपको लगता है कि मार्केट रिस्की है, हाई है, तो पार्टिसिपेट करना है, तो वी कैन पार्टिसिपेट इन द स्टैगर्ड मैनर इन द मार्केट। सो यहाँ पे आके व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड विद दिस वेबिनार, काफी सारा आपने समय दिया मुझे, तो मैं दो ही बात करना चाहूंगा कि शायद आज कोरोना हम सबको मतलब बहुत बुरी चीज लग रही है, और वो है भी एक्चुअली, और नहीं आनी चाहिए आने वाले टाइम में। बट 10 साल के बाद जब आप बात करेंगे कि 10 साल पहले कोरोना हुआ था, तो उस टाइम पे शायद मार्केट में जो मूवमेंट आएगा, तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि वो मार्केट का जो मूवमेंट आने वाला है उसका एक रीजन कोरोना भी था। तो दिस कुड बी द पॉजिटिव साइड ऑफ द कोरोना। एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आने वाले टाइम में जीडीपी चेंज होगा, डिजिटलाइजेशन मोड आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आएगा, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। बट द वन थिंग विच इज नॉट गोइंग टू चेंज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, माय डियर फ्रेंड्स। तो कुछ भी चीज है वो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ इजी मनी। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो पैटर्न हमेशा रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कॉर्पस डेफिनेटली डेवलप होने ही वाला है। सो दैट इज द दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट फ्रॉम माय एंड। अभी